अजीज़ तलबा और तालिबात, 5वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 4 लेसन नंबर 4 तीन कछुए। आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक लोक कहानी है। कैसी कहानी है? लोक कहानी है। लोक कहानी में सीना ब सीना चलने वाले लोग एक दूसरे से अपनी एक नस्ल दूसरी नस्ल को ये कहानी कहते हुए चली आती है। फिर ये कहानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी जाती है। जैसे ये कहानी चीनी इलाके में पाई जाती है, सुनी जाती है, चीन के इलाके में। आज हम अपने सबक के अंदर, सिलेबस के अंदर इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक के अंदर ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, जिंदगी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। और जब भरोसा किया जाए तो हमें उस भरोसे पर पूरा उतरना चाहिए। अगर हम उस भरोसे पर पूरा नहीं उतरते तो इस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि वो कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो वो होगा नहीं। पहले बच्चों, इस सबक के अंदर कुछ नए अल्फाज आए हैं, कुछ मुहावरे आए हुए हैं, अल्फाज की मानी है। जैसे झाड़ झंकार, इसको लफ्ज जो है ये झाड़िया, इसके लिए आया। इसकी माना क्या है? झाड़िया। धुन का पक्का होना, धुन का पक्का होना, इरादे का पक्का होना। अल्फाज की मीनिंग यहाँ पर समझना है पहले, ताकि आप सबक जब पढ़ने जाएंगे तो आपको सबक का खुलासा पूरा आसानी से समझ में आ जाए। धुन का पक्का होना, इरादे का पक्का होना। जब भी कोई काम हम करने का इरादा करें तो हम अपनी बात में ऐसे पक्के रहे को हमको यकीन हो जाए कि ये काम इंशाल्लाह मैं करूँगा। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। फिर नामो निशान न होना, यानी मौजूद न होना, यानी मौजूद न होना। आनाकानी करना, बहाने करना, भोज का रह जाना, ये बहुत हैरान होना। और एक न चलना, कोई बहाना काम न आना। ये तमाम तकरीबन जो है, अगर पहला छोड़ दें अल्फाज की मीनिंग, तो ये सब मुहावरे हैं। क्या हैं? मुहावरे हैं। मुहावरे यानी क्या? इनका एक यानी खास अल्फाज का मजमुआ होता है जिनकी लफ्ज़ी मीनिंग तो कुछ और होती है, लेकिन उन्हें खास मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुहावरे रहते हैं। उर्दू अदब के अंदर जब आप उर्दू ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आप मुहावरे और कहावतों का जब इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले पर एक अच्छा असर पड़ता है और आपका उर्दू पर ज़बान पर कितना कमांड है ये भी उससे पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, शायर का नाम क्या है? अतहर परवेज़। अतहर परवेज़ ने ये कहानी लिखी है। ये एक लोक कहानी है ना। इनमें बताई गई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती हैं। बड़े ने हिकमत की बातें उसके अंदर कहानी कही जाती है और उसके जो खुलासा रहता है या उससे जो नसीहत लेने की रहती है वो बहुत अहम रहती है। हमें उस पर ध्यान देना रहता है। ऐसी कहानियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं। इस कहानी में उर्दू के मारूफ अदीब अतहर परवेज़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये बताया। क्या बताया? देखो, सबक का निचोड़ क्या है, हमें उससे क्या लेना है कि एक दूसरे पर एतबार न करने से कैसी मज़हब का कैस सूरत पैदा हो जाती है। ये असल है। कहानी कहना और कहलवाना, उससे जो निचोड़ लेना है और उसको हमारी अमली ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 13 पर सबक नंबर 4 तीन कछुए अतहर परवेज़ का लिखा हुआ सब अपनी अपनी किताब के अंदर देखें। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, 1 से 2 पैराग्राफ इंशाल्लाह पढ़ूंगा, फिर इस सबक को समझाने की कोशिश भी करेंगे। एक मर्तबा का जिक्र है। एक ज़माने की बात है, 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए जहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन व सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। किताब में देखें, हाँ, हम जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ उंगली रखें ताकि वो लफ्ज़ आपके दिमाग में सेव हो जाए। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए रेंग कर भी तो चलते हैं। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए जो बर्फ से ढके हुए थे। उनको यहाँ पहुँचते 20 साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा।
उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। हवा हल्के हल्के चल रही थी, सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए का खोल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे फौलाद। उस पर सर्दी का क्या असर होता? बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोटे खोल में छुपा लेते, उन्हें पता भी न चलता कि हवा कितनी ठंडी है। प्यारे बच्चों, ये हमने सबक के 2 पैराग्राफ पढ़े हैं और आपने इनको ध्यान से सुना भी है। चलो अब पूरे सबक को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, कहानी शुरू होती है, एक मर्तबा का जिक्र है, एक वक्त की बात है या पुराने जमाने की बात है, जिस तरह से भी आप कहानी शुरू करना चाहें कर सकते हैं। तो यह सबक में क्या लिखा हुआ है? पहला जुमला, एक मर्तबा का जिक्र है, 3 कछुए पानी में रहते रहते उगता गए। उगता जाना, बोर हो जाना, कंटाला आना, एक ही काम मुसलसल करते करते इंसान की फितरत में भी है कि वो थक जाता है। अब आप स्कूल का ही मामला लीजिए, 6 दिन की स्कूल रहती है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और शनिचर, और संडे हॉलीडे छुट्टी का दिन, क्योंकि एक दिन मुसलसल 6 दिन काम करने से, दिमागी काम करने से भी इंसान थक जाता है। तो एक दिन का आराम करने से दोबारा मंडे को वो फ्रेश हो जाता है, तो ऐसे ही पानी में मुसलसल रहते रहते कछुए भी उगता गए। कछुए तो आप जानते हैं, टॉर्टॉइस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्टॉइस। आपने देखा होगा, आप YouTube वगैरह पर भी डाल दीजिए नाम को, तो आपको कछुए की असली शक्ल नजर आएगी। इनकी औसत उम्र जानते हैं प्यारे बच्चों कितनी होती है? 200, 250, 300 साल इनकी उम्रें होती हैं। बड़ी लंबी उम्र पाए हैं इन्होंने। और चलते कैसा है? रेंग कर चलते। कैसा? दौड़ नहीं सकते हो, ये दौड़ नहीं सकते, है ना, रेंग कर चलते हैं। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए। हम भी देखो घूमने के लिए अपने इलाके में महाबलेश्वर है, माथेरान है। महाबलेश्वर इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जन्नत कहा जाता है। किसको? महाबलेश्वर को। पैराडाइज है जन्नत। तो हम भी जो है सैर और तफरीह के लिए, अपने थकावट को दूर करने के लिए, घूमने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये लोग भी, ये कछुए भी जो है पहाड़ों की सैर को निकल पड़े। जहां पर क्या खासियत है पहाड़ों की कि वहां समंदर की तरह तूफान नहीं आते। समंदरों के अंदर हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं और लहरें बड़ी जोर की उठती हैं, तो एक डर और खौफ का माहौल रहता है। जमीन पर, पहाड़ों पर कभी कभार ऐसे तूफान आते हैं और हर वक्त अमन सुकून होता है, सन्नाटा छाया रहता है, सुकून का माहौल रहता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। लंबा सफर है, इसके लिए तोशा साथ में लेना जरूरी है। प्यारे बच्चों, बाहर की चीजें खाने से अच्छा है हम अपना टिफिन या अपने खाने की चीजें जो जल्दी खराब न हो, है ना, ऐसी चीजें हमें भी अपने सफर में साथ लेकर चलना चाहिए। बल्कि अपने घर वालों को याद दिलाना चाहिए, अम्मा ये लीजिए, अब्बू वो लीजिए, ताकि और खुद भी अपने काम अपने हाथों से उनके कामों में मदद करें, ताकि वो सामान जल्दी से समेट लें। उनका सफर बहुत लंबा सफर था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। 1 मील तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के होता है। अब सैकड़ों मील यानी कितना लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। फिर ये कि कछुए तो रेंग कर भी चलते हैं, आप है जो दौड़ के चलते हैं, यानी कूदिया मार के भी आप जल्दी से एक सफर आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन कछुओं के अंदर वो सिफत नहीं रहती। कछुए तो बहुत आहिस्ता चलते हैं। कैसे चलते हैं? कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी होगी, बड़ी दिलचस्प कहानी है वो, है ना। कौन जीतता है उसमें? कुछ याद आ रहा है? वो तो कहानी आप जरूर याद रखे होंगे, भूलना तो आपकी फितरत में है ही नहीं, क्योंकि बच्चों का जहन तो माशाल्लाह बहुत मेमोरी उनकी बहुत शार्प रहती है, जल्दी से उनको बातें याद आ जाती हैं। तो कछुए और खरगोश की वो कहानी थोड़ा सा दिमाग में आप लोग भी रिमाइंड कीजिए, थोड़ा रिवर्स चले जाइए। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। 2 बार लफ्ज इस्तेमाल हुआ, चलते रहे मतलब बहुत ज्यादा चलते रहे। आहिस्ता मतलब बहुत ज्यादा आहिस्ता, तेज मतलब बहुत ज्यादा तेज। 2 बार कोई वर्डिंग इस्तेमाल होती है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा और ज्यादा। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार। पहला लफ्ज आया हुआ था, इसकी मीनिंग है झाड़ियाँ। क्या है? झाड़ियाँ। लेकिन कछुए भी धुन के पक्के थे, इरादे के पक्के थे। हमें भी प्यारे बच्चों, हमारे अंदर भी ये सिफत होना चाहिए, जब भी किसी काम को हम इरादा करें उस काम को मुकम्मल करें। होमवर्क मिला है, आधा करके बोले आधा करते हैं फिर रख देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। काम पूरा करना।
है ना, ऐसे धुन का पक्का होना। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए जो बर्फ से ढके हुए थे। कैसे ढके हुए थे? बर्फ से, बर्फ से ढके हुए थे। क्या? पहाड़ जो है वो बर्फ से ढके हुए थे। मतलब वो इलाके कौन से होंगे? बर्फानी इलाके। कौन से इलाके? बर्फानी इलाके। उनको यहाँ पहुंचते पहुंचते, देखो वो लफ्ज दोबारा आया हुआ है, अंडरलाइन करना। पहुंचते मतलब हाँ, डबल लफ्जिंग के जरिए से हमें पता चलता है। जैसे चलते चलते मतलब बहुत ज्यादा चलते चलते 20 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 20 साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना, ये भी मुहावरा है। क्या है? बहुत खुश होना। जब इंसान कोई भी मेहनत के जरिए से कोई भी नेमत पाता है, कोई फल पाता है, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा। आप भी कोई घर में काम कीजिए, वो काम मुकम्मल हो गया तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सबको दिखाते फिरते हैं, है ना। तो हाँ, उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम कर ले। इतना लंबा सफर करके आए थे तो आदमी को थोड़ा फ्रेश होने के लिए आराम करने की जरूरत है। हवा हल्के हल्के चल रही थी, है ना। तेजी से हवा नहीं थी जैसे समंदरों में थी, और एकदम आहिस्ते हल्के हल्के हवा चल रही थी। उसका मजा ही कुछ अलग होता है। बदन में गोया ठंडे, क्योंकि सर्दी का इलाका था वो, तो ऐसे में हवाएं जब अगर चले तो बहुत ज्यादा सर्दी का एहसास होता है। सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए का खौल जो है इतना मोटा और सख्त होता है जैसे औलाद। कैसे? औलाद की तरह। किसकी तरह? औलाद, है ना। मजबूत लोहा जैसे रहता है ना औलाद, हाँ, उसके जैसा उसका खौल रहता है। ऊपर का जो कवर रहता है उसका, उसकी जो स्किन रहती है, नीचे वाला जो स्किन रहती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है ना। लेकिन ऊपर का जो खोल रहता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है। उस पर सर्दी का क्या असर होता है? जैसे हम अगर गर्मी के दिनों में कपड़े पहनते हैं, वही अगर सर्दी के दिनों में पहनेंगे तो हमको बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। दांत भी बचते हैं। क्या बचते हैं? दांत भी बचते हैं। बर्फीली हवाएं, ये देखो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? हवाएं कैसी हैं? बर्फीली। जिसके अंदर कोई अच्छाई या बुराई पाई जाती है उसको सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफत। और जिसके अंदर वो सिफत पाई जाती है, यहाँ पर जैसे बर्फीली हवाएं, तो हवाएं कैसी हैं? बर्फीली है, तो ये उसकी सिफत है। क्या है? सिफत है। और हवाएं जो है वो मौसूफ है। पीछे के येलो बॉक्स में आपको दिखाई देगा, है ना। ये बर्फीली हवाएं, बर्फीली हवाएं। तो बर्फीली जो है ये उसकी अच्छाई है हवाओं की। तो किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को सिफत कहते हैं। अच्छाई या बुराई को सिफत कहते हैं। तो यहाँ पर बर्फीली क्या है? ये सिफत है। और ये सिफत किसके अंदर पाई जा रही है? हवाएं। तो हवाएं क्या है? यहाँ पर मौसूफ है। क्या है? मौसूफ है। तो हाँ, उन पर बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह मोटे खोल में छुपा लेते। उन्हें पता भी न चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। समंदरों में जिंदगी गुजर रही थी, पानी में गुजर रही थी, लेकिन यहाँ खुली फिजा में जब चलना फिरना हो गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ है। आदमी भी कैसा बेवकूफ है जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। अब समंदरों में क्यों घूमने के लिए जाता है? खाली घूमने के लिए थोड़ी जाता है, वो तो अपनी जिंदगी की जरूरत को पूरा करने के लिए वहां चले जाता है ना। उनको बहुत जोर की भूख लगी, वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए। हम लोग जो आजकल प्लेट के ऊपर खाना खाते हैं, लेकिन आप इस तरफ जाएं केरला वगैरह की तरफ, है ना, तो उस तरफ आप लोगों को यानी दिखाई देगा कि वो लोग जो है वो बड़े बड़े पत्तों के ऊपर अपना जो है खाना, सांभर वगैरह जो है, चावल वगैरह डालकर अपनी ज़रूरत खाने का अमल जो है वो उसके ऊपर पूरा करते। केले का पत्ता है या सागवान जो रहता है, बड़ा पत्ता रहता है, उसके ऊपर भी डालकर लोग खाना खाते हैं। तो ऐसे ही हाँ, बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए, बड़े सलीके से इन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ कैसे थे? बर्फ के थे। मतलब इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो पहाड़ जो है वो हवा में जो भी पानी था वो बर्फ की शक्ल में तब्दील हो गया था। अब जाहिर सी बात है, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, है ना, तो वो बर्फ से तो प्यास बुझने वाली है नहीं।
हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो, उनकी आदत समंदर का पानी पीने की। हर एक का अपना एक फितरत होती है, मिजाज होता है कि फिल्टर पानी ही पीना है, अच्छा साफ और शफाफ। और प्यारे बच्चों, हमेशा इसकी आदत डालना, पानी हमेशा अच्छा पीने का, साफ सुथरा पीने का। कैसा पीने का? साफ सुथरा पानी पीने का। क्योंकि उस पानी का हमारी सेहत के ऊपर गहरा असर रहता है। जितना साफ और शफाफ नेचुरल पानी पिएंगे उतनी हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी कम न पिए। हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। पानी जो है पसीने की शक्ल में जिस्म से बाहर निकलता है, तो अंदर की बॉडी को पानी की ज़रूरत रहती है। हम पानी पीते रहेंगे तो पानी की कमी की ज़रूरत भी वो पूरी हो जाएगी। और उसी से उनका खाना हजम होता था। जो समंदर का पानी जो है वो सॉल्टी पानी रहता है, नमकीन पानी रहता है, तो वो उनको पीने की आदत थी, जिससे उनका खाना भी हजम होता था। 3 कछुए सोच में पड़ गए, तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनकी समझ में न आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मंझले कछुए से कहा, मंझले ने बीच वाला, बड़ा एकदम छोटा और फिर जो बीच वाला रहता है उसको मंझला कहते हैं। जैसे 3 भाई हैं, एक बड़ा और एकदम छोटा और तीसरा मंझला। हाँ, तो मंझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। अब पानी पहले होना चाहिए, इसलिए तुम पहले लेकर आओ पानी, बाद में हम लोग खाना खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है। चुस्त व चालाक एक लफ्ज है, देखो, चुस्त व वावे तब का इस्तेमाल है। किसका इस्तेमाल है यहाँ पर? वावे तब का। 2 इसमों को जोड़ने के लिए बीच में वाव है ना, सिंगल में लिखा जाता है, अलग से लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते वक्त उसको उस वाव से पहले वाला जो लफ्ज है उसके आखिरी हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ने का। जैसे मालूमता, मालूमता लिखा तो अलग है, सिंगल लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? उसके पहला जो लफ्ज है, जैसे वाव से पहला लफ्ज क्या है? माल। माल का आखिरी हर्फ क्या है? वाव है। तो उस लाम है, सॉरी, माल का आखिरी हर्फ क्या है? लाम है। तो उस लाम के साथ उसको मिलाकर पढ़ने का। जैसे मालूमता, कैसे पढ़ेंगे? मालूमता। हमेशा याद रखने का, उस लफ्ज के आखिरी हर्फ के साथ उस हर्फ को मिलाकर पढ़ने का। इसको वाव को, तो इसको वाव तब कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 अल्फाज को जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं ना, तो उसकी एक किस्म वाव तब भी है। ग्रामर का ये हिस्सा है ना। चुस्त व चालाक मालूम। आइए पेज पलट करते हैं, पलटी सभा नंबर 14 पर। होता है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, यानी बहाने बनाए। आनाकानी करना, बहाने बनाना। क्या बनाना? बहाने बनाना। मगर दोनों उसके पीछे पड़ गए। मतलब वो भी अपनी बात में पक्के थे कि छोटा ही रहना चाहिए। आमतौर पर जो छोटा रहता है वो एक्टिव ज़्यादा रहता है ना। उसकी एक न चली, मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊँगा, मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। चट कर जाओगे मतलब खा जाओगे। दोनों कछुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है? सवालिया निशान देखो, है ना, जुमले के आखिर में ये सवालिया निशान है ना। ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, करते रहेंगे। फिर देखो ऊपर इस तरह के कॉमा दिए गए हैं दोनों तरफ। उस जुमले के ऊपर गौर से देखो, ये वावेल है और नीचे खत्मा है, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, जहाँ जुमला खत्म होता है वो। और ये जो है कोई कॉल या कोई बात जो होती है उसको बयान करने के लिए इसको वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं। ग्रामर भी साथ में समझते चले प्यारे बच्चों। हाँ, छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, देखो वहाँ पर भी वावेल का इस्तेमाल है। मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे। जुमला खत्म हो गया, इसलिए वावेल ऊपर के कॉमा जो है वो बंद कर दिए गए। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की, मस्का लगाया। क्या लगाया? मस्का लगाया। और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ न लगाएंगे। पक्की बात कर दी उन्होंने। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। मतलब बहुत ज्यादा इंतजार किया। अमीर से अमीर यानी बहुत ज्यादा अमीर, गरीब से गरीब मतलब बहुत ज्यादा गरीब। तो यहाँ पर इंतजार करते रहे मतलब बहुत ज्यादा इंतजार करते गए। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल।
अब आप है ना बच्चे जो अजीब गरीब बात देखते तो उनका मुंह खुला के खुला रह जाता, इस तरह से है ना। तो 40 साल गुजरे, यहाँ तक के 50 साल गुजरे। अब हमने आपको शुरू में ही कहा था कि कछुए की जो औसतन उम्र रहती है वो 250 साल के आसपास रहती है। कोई 300 साल का भी रहता है, कोई 200 साल का भी रहता है। हमारी जो उम्र है उसका औसत क्या है? 60 से 70 साल। कितना? 60 से 70 साल हमारी इंसानों की जो उम्र है, हमारे नबी ने खबर दी है हाँ कि औसत उम्र जो है हमारी 60 से 70 साल है। लेकिन कछुए की जो उम्र का औसत है वो तकरीबन 250 साल के आसपास है। कितना है? इसलिए यहाँ पर जो तस्करा किया गया है वो कितने साल का किया गया है? 50 साल तक का। मगर छोटे कछुए को न आना था, न आया। अब तो इन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया, यानी कुव्वत बर्दाश्त के बाहर हो गई, है ना। इस तरह से उनको यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर न आता। उन्होंने सोचा अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अभी खाने में हाथ डाला ही था कि काफे बयानिया के, याद रखो प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? जुमला जोड़ने के लिए, हाँ, काफे बयानिया। क्या कहते हैं इसको? काफे बयानिया। हाँ, डाला ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया। कितने साल के बाद? 50 साल के बाद। कब आया? जब उन दोनों कछुओं ने खाने में हाथ डाला ही था और बोला, मैं जानता था। क्या बोला उसने? मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज मेरा इंतजार न करोगे, इसीलिए तो मैं पानी लाने अरे किताब में देखो, पानी लाने गया ही नहीं, यही बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। दोनों कछुए हैरान रह गए। कहते तो क्या कहते हैं, कितने प्यारे अंदाज में बात समझाई गई है कि भरोसा जिस पर किया जाए उसने उस काम को पूरा करना चाहिए। अगर भरोसा न हो और हम अगर बेभरोसे दूसरे पर काम करने की उम्मीद रखेंगे तो वो काम होता नहीं है, बल्कि और आदमी उलझ कर रह जाता है। तो यहाँ पर सिफत और मौसूफ का भी तस्करा किया गया है ना। 2-3 मिसालें दी गई थी, जैसे टूटा फूटा मकान। हमने यहाँ पर देखे सिफत और मौसूफ, है ना। तो एक लफ्ज है टूटा फूटा और यहाँ पर लफ्ज है मकान। मकान कैसा है? टूटा फूटा है। तो टूटा फूटा जो है ये सिफत है। क्या है? सिफत है। इसम की अच्छाई या बुराई को सिफत कहते हैं, और जिसके अंदर वो सिफत पाई जाती है उसको मौसूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसूफ। सिफत है एडजेक्टिव। हाँ, ये ध्यान में रखना है। फिर और एक मिसाल वहां पर है, गंदे कपड़े। कपड़े कैसे हैं? गंदे। तो गंदे जो है उसमें क्या है? सिफत है, और मौसूफ क्या है? कपड़े हैं। आप जैसा उसमें बॉक्स वगैरह लिखा हुआ है वो आप उसको अच्छी तरह से लिखें और समझने की कोशिश करें। इस्म की अच्छाई या बुराई को सिफत कहते हैं। किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को या कैफियत या हालत बताने को सिफत कहते हैं। यहाँ पर 2-3 मिसालें दी गई हैं। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सबक समझ में आ गया होगा। अल्फाज की मीनिंग को भी अच्छी राइटिंग में लिखना है। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।